हेलो एवरीवन, मैं इमरान एनआईएसएम ट्रेनर। अगर आप एनआईएसएम 5 पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आज का ये मॉक टेस्ट सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय म्यूचुअल फंड इज गवर्न्ड बाय। म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल या गवर्न कौन करता है? पहला ऑप्शन एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया यानी कि एमफी। दूसरा ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। तीसरा ऑप्शन है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी। चौथा ऑप्शन है बोथ आरबीआई एंड सेबी। तो इसका राइट आंसर है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी इंडिया के सिक्योरिटीज मार्केट का मेन रेगुलेटर है, जिसमें म्यूचुअल फंड भी आता है। सेबी ही वो रूल्स और रेगुलेशन बनाता है जो म्यूचुअल फंड को फॉलो करने होते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और मार्केट इंटेग्रिटी मेंटेन करना। एमफी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया वो क्या करता है? यह एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है। ये इथिकल प्रैक्टिस प्रमोट करता है, लेकिन रूल्स बनाना या इन्फोर्स करना इसका काम नहीं है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका काम है आरबीआई मेनली बैंक्स और एनबीएफसी को रेगुलेट करता है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बैंक्स और एनबीएफसी को कौन रेगुलेट करता है? तो आरबीआई रेगुलेट करता है। म्यूचुअल फंड में इसका रोल लिमिटेड होता है, जैसे फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड रेगुलेशन। फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड रेगुलेशन है कौन हैंडल करता है? वो आरबीआई करता है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड रेगुलेशन कौन देखता है? वहां पे ऑप्शन दे देगा आपको सेबी, एमपी, आरबीआई। तो वहां पे आंसर आपको आरबीआई करना है। All transaction of purchase and sale of securities by key personnel of the AMC who are directly involved in investment operations shall be disclosed to the compliance officer of the member at least on। AMC के की पर्सनल जो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, उनके सिक्योरिटीज के परचेज और सेल ट्रांजैक्शन को मेंबर के कंप्लायंस ऑफिसर को कम से कम कितने दिनों पर डिस्क्लोज करना होता है? पहला ऑप्शन है वीकली बेसिस, दूसरा ऑप्शन है मंथली बेसिस, तीसरा ऑप्शन है हाफ ईयरली बेसिस और चौथा ऑप्शन है ईयरली बेसिस। तो इसका राइट आंसर है हाफ ईयरली बेसिस। एमपी कोड ऑफ इथिक्स के अकॉर्डिंग जो की पर्सनल होते हैं, मतलब कि डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन हैंडल करते हैं, उन्हें अपना बाय और सेल ऑफ सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज करना होता है। ये डिस्क्लोजर हर 6 महीने यानी कि हाफ ईयरली में कंप्लायंस ऑफिसर को दिया जाता है। अगर उनके ट्रांजैक्शन में कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि फंड के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो सकता है, तो उस केस में बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को रिपोर्ट किया जाता है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि अगर फंड के इंटरेस्ट के अगेंस्ट कुछ काम हो रहा है तो किसे रिपोर्ट किया जाता है? तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को रिपोर्ट किया जाता है, ट्रस्टी को रिपोर्ट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है हाफ ईयरली बेसिस पर। द इन्वेस्टमेंट रेंज इन डेट इंस्ट्रूमेंट इज बिटवीन डैश ऑफ टोटल एसेट्स इन ए कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में डेट इंस्ट्रूमेंट का इन्वेस्टमेंट रेंज क्या होता है? मतलब डेट जो है उसमें कितना परसेंट होता है? पहला ऑप्शन है 80% और 95%। दूसरा ऑप्शन है 75% एंड 90%। तीसरा ऑप्शन है 50% एंड 65%। चौथा ऑप्शन है 25% एंड 50%। तो इसका राइट आंसर है 75 एंड 90%। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड एक ओपन एंडेड हाइब्रिड स्कीम होता है जो मेनली डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है। इसमें जो एलोकेशन का रूल होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट होता है 75 से 90% और इक्विटी जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो 10 से 25% होता है। तो इसका राइट आंसर है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में डेट इंस्ट्रूमेंट कितना होता है? 75 से 90%। Which of the following is it true for a monthly income distribution cum capital withdrawn plan IDCW of a mutual fund scheme? मंथली IDCW ऑप्शन वाले म्यूचुअल फंड में क्या सच है, क्या ट्रू है? पहला ऑप्शन है द म्यूचुअल फंड गारंटीज डिक्लेयर द IDCW, हाउएवर द अमाउंट में डिफर। दूसरा ऑप्शन है द म्यूचुअल फंड गारंटी डिक्लेयरिंग द IDCW अमाउंट। तीसरा ऑप्शन है द म्यूचुअल फंड कैन नॉट गारंटी डिक्लेयरिंग द IDCW अमाउंट और फ्रीक्वेंसी। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो आईडीसीडब्ल्यू में कुछ भी गारंटी ऐसा नहीं होता कि डिविडेंड मिलेगा ही। तो इसका राइट आंसर क्या है? द म्यूचुअल फंड कैन नॉट गारंटी डिक्लेयरिंग द आईडीसीडब्ल्यू अमाउंट और फ्रीक्वेंसी। टाइम भी डिसाइड नहीं होता कि हाँ इस टाइम पे डिविडेंड मिलेगा ही। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉन ऑप्शन उन इन्वेस्टर को अट्रैक्टिव लगता है जो रेगुलर इनकम चाहते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात इसमें समझना जरूरी है, म्यूचुअल फंड में डिविडेंड फिक्स नहीं होता।
डिविडेंड तभी मिलेगा जब स्कीम के पास डिस्ट्रीब्यूशन सरप्लस होगा। अगर सरप्लस नहीं है तो डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं होगा, चाहे स्कीम में मंथली डिविडेंड ऑप्शन क्यों ना हो। तो इसका राइट आंसर है द म्यूचुअल फंड कैन नॉट गारंटी डिक्लेयरिंग द आईडीसीडब्ल्यू अमाउंट और फ्रीक्वेंसी। In case one of the joint holders die, then the units will be। अगर जॉइंट अकाउंट में से एक होल्डर की डेथ हो जाए तो यूनिट्स का क्या होगा? पहला ऑप्शन है बी ट्रांसफर टू द एचयूएफ ऑफ डिसीज्ड होल्डर, दूसरा ऑप्शन है बी ट्रांसफर टू नॉमिनीज, तीसरा ऑप्शन है कंटिन्यू टू बी हेल्ड बाय सर्वाइविंग जॉइंट होल्डर्स, चौथा ऑप्शन है रिडीम्ड ऑटोमेटिकली। तो इसका राइट आंसर है कंटिन्यू टू बी हेल्ड बाय सर्वाइविंग जॉइंट होल्डर्स। जॉइंट अकाउंट में ऑनरशिप ऑलरेडी सबके नाम पर होती है, डेथ होने पर डिसीज के नाम रिमूव हो जाता है, बाकी होल्डर सेम इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते हैं। तो इसका राइट आंसर है कंटिन्यू टू बी हेल्ड बाय सर्वाइविंग जॉइंट होल्डर्स। Identify the category of mutual fund scheme in which the net asset value NAV has to be declared for up to 4 decimal points। कौन सा म्यूचुअल फंड कैटेगरी ऐसा है जिसमें एनएवी 4 डेसिमल तक डिक्लेयर होता है? पहला ऑप्शन है मिड कैप फंड, दूसरा ऑप्शन है ब्लू चिप फंड, तीसरा ऑप्शन है हाइब्रिड फंड, चौथा ऑप्शन है लिक्विड फंड। तो इसका राइट आंसर है लिक्विड फंड। ये आप लोगों को याद रखना होगा कि जितना भी लिक्विड फंड है, डेट फंड है और इंडेक्स फंड है, वहां पे एनएवी 4 डेसिमल तक कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि मान लेते किसी फंड का एनएवी 34 है, तो लिक्विड फंड, डेट फंड, इंडेक्स फंड में 4 डिजिट डेसिमल तक कैलकुलेट किया जाता है, मतलब 34.25763 यहाँ तक कैलकुलेट किया जाएगा। और अगर इक्विटी फंड है तो 2 डेसिमल तक एनएवी कैलकुलेट किया जाता है। मान लेते हैं एनएवी इक्विटी फंड का 72 है 0.86, तो 2 डेसिमल तक कैलकुलेट होगा और यहाँ पे 4 डेसिमल तक कैलकुलेट होगा। तो आपको याद रखना लिक्विड फंड, डेट फंड, इंडेक्स फंड 4 डेसिमल तक कैलकुलेट होगा और इक्विटी फंड एंड हाइब्रिड फंड में 2 डेसिमल तक कैलकुलेट होगा एनएवी। Can an investor redeem any amount from a segregated portfolio? If yes, then what are the restrictions? क्या इन्वेस्टेड सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो से पैसा निकाल सकते हैं? अगर हाँ तो रिस्ट्रिक्शन क्या होगा? देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन रिडक्शन फ्रॉम ए सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो। ओनली 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट कैन बी रिडीम्ड फ्रॉम ए सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो। तीसरा ऑप्शन है ओनली 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट कैन बी रिडीम्ड फ्रॉम ए सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो। चौथा ऑप्शन है एन इन्वेस्टर कैन नॉट रिडीम एनी अमाउंट फ्रॉम ए सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो फ्रॉम द एएमसी। तो ये आपको याद रखना होगा कि कोई भी अमाउंट नहीं निकाला जा सकता। एन इन्वेस्टर कैन नॉट रिडीम एनी अमाउंट फ्रॉम ए सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो फ्रॉम द एएमसी। सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? जब म्यूचुअल फंड किसी डेट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में क्रेडिट इवेंट जैसे कि डिफॉल्ट या डाउनग्रेड हो जाता है तो उस अफेक्टेड पार्ट को अलग कर दिया जाता है, इसी को सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो कहते हैं। इसका इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है? ना नए इन्वेस्टमेंट अलाउड होते हैं इसमें, ना रिडक्शन अलाउड होता है, ना सेलिंग अलाउड होता है। लेकिन इन्वेस्टर को एग्जिट देने के लिए एमसी उसके यूनिट्स को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कर देती है, वहां से रिडीम हो सकता है। Which distributors will be covered under the due diligence process of the asset management company as mandated by SEBI? कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सेबी के ड्यू डिलिजेंस रूल के अंडर आता है? पहला ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटर हु हैज प्रेजेंस इन मोर देन 10 लोकेशन। 10 लोकेशन नहीं होता इसमें, 20 लोकेशन होता है। अगर 20 लोकेशन होता तो फिर ये ऑप्शन राइट होता है। दूसरा ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटर हु हैज एयूएम ऑफ ओवर रुपीज 100 करोड़ फ्रॉम नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो ये राइट है, 100 करोड़ नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होना चाहिए। ए डिस्ट्रीब्यूटर हु हैज रिसीव्ड कमीशन ऑफ रुपीज 25 लाख फ्रॉम वन म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे 25 लाख नहीं होगा, 50 लाख होगा। 50 लाख होता तो सही हो जाता, क्योंकि वन म्यूचुअल फंड से कमीशन 50 लाख पर एनम आना चाहिए सेम फाइनेंशियल ईयर में। चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, तो ऑलरेडी देख चुके 2 ऑप्शन गलत हो चुका, तो ऑल ऑफ द अबव भी गलत है। तो इसका राइट आंसर है डिस्ट्रीब्यूटर हु हैज एयूएम ऑफ ओवर रुपीज 100 करोड़ फ्रॉम नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जो डिस्ट्रीब्यूटर बड़े स्केल पर काम करते हैं या ज्यादा पैसा हैंडल करते हैं, उन पर एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग मतलब कि ड्यू डिलिजेंस होती है, ताकि इन्वेस्टर का पैसा सेफ रहे और कोई मिस सेलिंग या अनएथिकल प्रैक्टिस ना हो। ड्यू डिलिजेंस का क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले 20 से ज्यादा लोकेशन पर काम होना चाहिए, मल्टीपल प्रेजेंस होना चाहिए। दूसरा है 100 करोड़ से ज्यादा एयूएम होना चाहिए नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में।
तीसरा है 1 करोड़ से ज्यादा कमीशन पर ईयर होना चाहिए, सारा ही एएमसी से मिल करके 1 करोड़ कमीशन होना चाहिए। और चौथा है 50 लाख से ज्यादा कमीशन किसी एक म्यूचुअल फंड से, मतलब किसी एक एएमसी से 50 लाख का अगर कमीशन आ रहा है तो वो भी ड्यू डिलिजेंस क्राइटेरिया है। The sponsor of a mutual fund cannot be compared to the chief executive of a company. State true or false? क्या स्पॉन्सर को कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव यानी सीईओ के बराबर समझा जा सकता है? पहला ऑप्शन है ट्रू, दूसरा ऑप्शन है फॉल्स। तो इसका राइट आंसर है फॉल्स। स्पॉन्सर को सीईओ या कंपनी एग्जीक्यूटिव नहीं समझा जा सकता है। म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर कंपनी के प्रमोटर के जैसा होता है। स्पॉन्सर म्यूचुअल फंड को स्टैब्लिश करता है, ट्रस्टी और एएमसी अपॉइंट करता है। स्पॉन्सर का ये काम है कि ट्रस्टी और एएमसी को कौन अपॉइंट करेगा? स्पॉन्सर अपॉइंट करेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, स्पॉन्सर सीईओ का रोल नहीं निभाता। म्यूचुअल फंड का एक्चुअल मैनेजमेंट और ऑपरेशन कौन देखता है? एएमसी देखता है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि मैनेजमेंट और ऑपरेशन कौन देखता है म्यूचुअल फंड में, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा एएमसी। और स्पॉन्सर क्या करता है? वो कंपनी का प्रमोटर होता है, ट्रस्टी और एएमसी को अपॉइंट करता है। An asset management company can recover investment management and advisory fee on management of the unclaimed amount. एएमसी जब अनक्लेम्ड अमाउंट को मैनेज करता है तो वो कितना फीस चार्ज कर सकते हैं? इसका पहला ऑप्शन है ओनली ऑन द एक्चुअल एक्सपेंस इनकर्ड इन होल्डिंग द फंड्स। दूसरा ऑप्शन एट ए मैक्सिमम रेट ऑफ 0.50% पर एनम। तो यही इसका राइट आंसर, ये हम लोग पढ़ चुके कि 0.50% पर एनम वो चार्ज कर सकते हैं। एएमसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन्वेस्टर को उनके अनक्लेम्ड अमाउंट क्लेम करने के लिए कंटिन्यूस रिमाइंड करे। इसके लिए एएमसी लेटर या कम्युनिकेशन भेजती रहती है। एएमसी इन अनक्लेम्ड अमाउंट को मैनेज करने के लिए इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और एडवाइजरी फी चार्ज कर सकती है। ये फीस कितना होता है? 0.50% पर एनम तक अलाउड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.50% पर एनम। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज नॉट टैक्स्ड इन विच ऑफ दिस फंड? कौन सा म्यूचुअल फंड ऐसा है जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है? पहला ऑप्शन है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, दूसरा ऑप्शन है बैलेंस्ड फंड, तीसरा ऑप्शन है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, ओनली सी, ओनली ए, और लास्ट ऑप्शन है कैपिटल गेन्स फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड आर टैक्स्ड सब्जेक्टेड टू सर्टेन कंडीशन। तो इसका राइट आंसर है लास्ट ऑप्शन, कैपिटल गेन्स फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड आर टैक्स्ड सब्जेक्टेड टू सर्टेन कंडीशन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स म्यूचुअल फंड पर टैक्सेबल होते हैं, लेकिन टैक्स रेट डिपेंड करता है फंड टाइप और होल्डिंग पीरियड पर। जैसे कि अगर आप 1 साल से ज्यादा होल्ड करते हो, इक्विटी ओरिएंटेड फंड में अगर आप 1 साल से ज्यादा होल्ड करते हो तो 1,25,000 तक गेन टैक्स फ्री होता है। उस पर जो टैक्स लगता है वो कितना लगता है? 12.5%। इक्विटी म्यूचुअल फंड में थोड़ा टैक्स बेनिफिट मिलता है बट कंप्लीटली टैक्स फ्री नहीं होता है। Which expenses can be charged by the AMC to a mutual fund scheme? AMC कौन से एक्सपेंस म्यूचुअल फंड स्कीम से चार्ज कर सकती है? पहला ऑप्शन एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड टू मैनेज द फंड, एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड टू लॉन्च द फंड, एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड बाय द एएमसी, एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड बाय द इन्वेस्टर इन बाइंग द फंड। तो हम लोग पढ़ चुके मैनेज द फंड, फंड को मैनेज करने के लिए वो एक्सपेंस चार्ज करती है, जिसे टोटल एक्सपेंस रेशियो भी कहते हैं। एएमसी फंड मैनेज करती है, इस मैनेजमेंट के लिए वो कुछ एक्सपेंस चार्ज करती है। ये एक्सपेंस इंक्लूड होते हैं फंड मैनेजर फी, रिसर्च कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। ये सब मिलके बनते हैं टोटल एक्सपेंस रेशियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड टू मैनेज द फंड। Samita is a young investor and her parents advise her to invest in fixed deposit of bank so that these funds can be used for her retirement. If Samita follows her parents' advice, what risk does she face? Samita young है, उसको रिटायरमेंट के लिए एफडी सजेस्ट किया गया है और वो एफडी में इन्वेस्ट करेगी, तो उसको कौन सा रिस्क फेस करना पड़ेगा? पहला ऑप्शन है सी हैज टू सिलेक्ट द करेक्ट बैंक विच इज फाइनेंशियली स्ट्रांग, दूसरा ऑप्शन है देयर इज ए हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इन हर पोर्टफोलियो, तीसरा ऑप्शन है देयर इज ए रिस्क ऑफ लो रिटर्न, चौथा ऑप्शन है देयर इज नो रिस्क एज फिक्स्ड डिपॉजिट आर क्वाइट सेफ। तो इसका राइट आंसर है देयर इज ए रिस्क ऑफ लो रिटर्न, क्योंकि एफडी में रिटर्न थोड़ा कम होता है।
एफडी यूजली लो रिटर्न देता है, पर जब आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हो तो रियल रिटर्न बहुत कम या कभी कभी निगेटिव भी हो जाता है। इसका मतलब है एफडी से वेल्थ ग्रो नहीं हो पाती, इसलिए रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड करने में हेल्प नहीं करता। समिता यंग इन्वेस्टर है, उसके पास लॉन्ग टाइम हॉरिजिन है, तो उसको एफडी की जगह इन्वेस्ट करना चाहिए ग्रोथ स्टॉक या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड में। तो इसका राइट आंसर है देयर इज ए रिस्क ऑफ लो रिटर्न्स। Which of these investors will settle for lower returns as he prefers low level of risk? कौन सा इन्वेस्टर ऐसा होता है जो कम रिस्क लेना चाहता है और इसलिए कम रिटर्न से भी सेटिस्फाई हो जाता है? तो पहला ऑप्शन ए मॉडरेट इन्वेस्टर, दूसरा ऑप्शन ए कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, तीसरा ऑप्शन एन एग्रेसिव इन्वेस्टर, चौथा ऑप्शन है एन एडवेंचरस इन्वेस्टर। तो नाम से ही समझ में आ रहा, मॉडरेट मतलब थोड़ा रिस्क लेना चाहेगा और थोड़ा सेफ रहेगा। एक कंजर्वेटिव ज्यादा ही कंजर्व है, तो ये इसका राइट आंसर है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर का मेन फोकस होता है कैपिटल सेफ रहे, वो रिस्की इन्वेस्टमेंट अवॉइड करता है, इसलिए वो लो रिटर्न एक्सेप्ट कर लेता है। इन्वेस्टर तीन टाइप के होते हैं, कंजर्वेटिव जिसमें रिस्क कम चाहिए, रिटर्न भी कम चाहिए होता है, दूसरा होता है मॉडरेट थोड़ा रिस्क थोड़ा रिटर्न, तीसरा होता है एग्रेसिव और एडवेंचरस मतलब हाई रिस्क हाई रिटर्न। A certificate of deposit issued by a bank will be for बैंक जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करता है वो कितने टाइम पीरियड के लिए होता है? पहला ऑप्शन है 3 days to 2 years, दूसरा ऑप्शन है 7 days to 1 year, तीसरा ऑप्शन है 45 days और चौथा ऑप्शन है 3 years। तो इसका राइट आंसर है दूसरा वाला 7 days to 1 year। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट टूल होता है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स के अंडर गवर्न होता है, ये डीमेट फॉर्म में इशू होता है, फिजिकली नहीं इशू होता है। तो ये भी याद रखिएगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट डीमेट फॉर्म में इशू होता है। ये कैसे काम करता है? ये एक एग्रीमेंट होता है डिपॉजिटर और बैंक के बीच। आप पैसा डिपॉजिट करते हो, बैंक आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट देता है, मतलब एफडी जैसा ही कॉन्सेप्ट है बट ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो यहाँ याद दो चीज रखिएगा कि बैंक इशू करता है जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, उसका जो टाइम होता है 7 days से 1 year तक होता है, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इशू करता है वो 1 year से 3 year तक होता है। तो एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है कि बैंक का क्या टाइमिंग है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का क्या टाइमिंग है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ ही जाता है, तो इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। A credible benchmark of a mutual fund scheme should be in sync with, एक प्रॉपर बेंचमार्क म्यूचुअल फंड स्कीम के किस किस चीज के साथ मैच होना चाहिए? पहला ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ द स्कीम, दूसरा ऑप्शन है एसेट एलोकेशन पैटर्न ऑफ द स्कीम, तीसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। बेंचमार्क मतलब एक रेफरेंस इंडेक्स जिससे फंड का परफॉर्मेंस कंपेयर होता है, उसी को बेंचमार्क कहते हैं। बेंचमार्क सही तब होता है जब वो मैच करता है फंड के गोल से, फंड के एलोकेशन से और फंड के स्ट्रेटेजी से, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट, ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग अक्रॉस मैनी कंट्रीज विल कीप इट्स बेंचमार्क इंडेक्स व्हिच इज बेस्ड ऑन यूएस इक्विटी मार्केट्स। दूसरा ऑप्शन है फॉर गोल्ड ईटीएफ गोल्ड प्राइस विल बी द आइडियल बेंचमार्क। तो दूसरा ऑप्शन तो करेक्ट है और पहला ऑप्शन फॉल्स है, क्योंकि सारे ही ग्लोबल फंड का बेंचमार्क यूएस इक्विटी मार्केट से तो बेस्ड नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर है ओनली वन इज फॉल्स। म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क डिपेंड करता है कि स्कीम कहां इन्वेस्ट कर रही है। ग्लोबल फंड का बेंचमार्क यूएस इंडेक्स होगा, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ग्लोबल फंड मल्टीपल कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए बेंचमार्क भी मिक्स्ड और ग्लोबल इंडेक्स होना चाहिए, सिर्फ यूएस इंडेक्स यूज नहीं कर सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ का बेंचमार्क गोल्ड प्राइस ही होता है, गोल्ड ईटीएफ डायरेक्टली गोल्ड को ट्रैक करता है, इसलिए बेंचमार्क भी गोल्ड ही होगा। तो बी ट्रू है और ओनली वन इज फॉल्स, इसका राइट आंसर है। म्यूचुअल फंड्स कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट इनकम डिविडेंड आउट ऑफ, म्यूचुअल फंड किस सोर्स से डिविडेंड नहीं दे सकता? पहला ऑप्शन डिविडेंड विच आर रिसीव्ड फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टमेंट, दूसरा ऑप्शन है अनरियलाइज्ड एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तीसरा ऑप्शन है इनकम एक्रूअल्स, चौथा ऑप्शन है रियलाइज्ड गेन फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसका राइट आंसर है अनरियलाइज्ड एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड डिविडेंड सिर्फ रियल इनकम से देता है, पेपर प्रॉफिट या फिर अनरियलाइज्ड गेन से नहीं।
डिविडेंड रिसिप्ट ये रियल रियल इनकम है तो यहाँ से दे सकता है। इनकम एक्रूअल ये भी रियल इनकम है तो यहाँ से भी वो डिविडेंड देगा। रियलाइज गेन भी रियल इनकम है, मतलब प्रॉफिट बुक हो चुका है, तो इन सब से डिविडेंड दिया जा सकता है। When does an investor in mutual fund have to provide information under the Foreign Account Tax Compliance Act फटका? इन्वेस्टर को फटका डिटेल्स कब देनी पड़ती है? पहला ऑप्शन है when the investment is made through a foreign bank account। दूसरा ऑप्शन है when the investor's portfolio was a NRI account before change। तीसरा ऑप्शन है when the investor's place of birth is other than India। चौथा ऑप्शन है when the investor is a resident of USA और UK only। तो इसका राइट आंसर है व्हेन द इन्वेस्टर्स प्लेस ऑफ बर्थ इज अदर देन इंडिया। फटका का फुल फॉर्म होता है फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। तो ये फुल फॉर्म आप लोग याद रखिए, एग्जाम में ये भी आता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेनली फॉरेन टैक्स रिपोर्टिंग के लिए होता है। म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टर का कनेक्शन फॉरेन कंट्री से होता है तब एक्स्ट्रा डिटेल्स देनी पड़ती है। तो इसका राइट आंसर है व्हेन द इन्वेस्टर प्लेस ऑफ बर्थ इज अदर देन इंडिया। रेसेंसी बायस अप्लाइज टू डैश इवेंट्स। रेसेंसी बायर किन इवेंट्स पर अप्लाई होता है? पहला ऑप्शन ओनली पॉजिटिव, दूसरा ऑप्शन है ओनली निगेटिव, तीसरा ऑप्शन है बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो इसका राइट आंसर है बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव। आइए एक्सप्लेनेशन समझते हैं। रेसेंसी बायस का मतलब होता है कि रिसेंट इवेंट का इफेक्ट डिसीजन मेकिंग पर बहुत ज्यादा होता है। अगर रिसेंट एक्सपीरियंस पॉजिटिव है, लोग सोचते फ्यूचर भी वैसा ही होगा। अगर रिसेंट एक्सपीरियंस निगेटिव है, लोग डर जाते हैं और सेफ इन्वेस्टमेंट चूज करते हैं, मतलब लोग पास्ट को फ्यूचर जैसा मान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव।